आज से हम लोग मैथमेटिक्स टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 में आपका जो चैप्टर है उसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। और इसमें जो टॉपिक्स पढ़ना है आपको वो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे और फिर इसे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें कुछ कनेक्टिव्स हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे और उसका ट्रूथ टेबल के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में प्रोपोजिशनल है ही ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू में जिसमें ट्रू या फॉल्स को आपको लेकर के चलना है, तो आपको स्टेटमेंट्स को देखना है और ट्रू फॉल्स को आपको देख करके और वहाँ पे डिसाइड करना है कि यह स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, वो प्रोपोजिशन है या नहीं है। तो इसको हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। उसके बाद आपको देखना है प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस। यहाँ पे आपको कनेक्टिव के माध्यम से ही इक्विवेलेंस को चेक करना है और इसका भी हम लोग ट्रूथ टेबल देखेंगे। जिस प्रकार से आप लॉजिकल जो पढ़ते हैं, जैसे एंड गेट, लॉजिक गेट में एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट, वहाँ पे हर लॉजिक गेट का आप ट्रूथ टेबल को डिस्कस करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो भी टॉपिक है उसको हम लोग ट्रूथ टेबल के माध्यम से इसको डील करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रेडिकेट्स हैं और क्वांटिफायर्स हैं, इसे भी हम लोग समझेंगे और इसे क्वेश्चन को डील करेंगे। फिर आपका है नेस्टेड क्वांटिफायर्स, रूल्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू प्रूफ्स क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म्स क्या होता है और प्रूफ मेथड्स एंड स्ट्रेटजी क्या होता है। ये सब जो आपका जो टॉपिक इसमें शामिल किया गया है ये काफ़ी आसान टॉपिक है। आप एक बार सभी टॉपिक से परिचित हो जाएंगे, परिचय कर लेंगे, तो इसे क्वेश्चन को बनाना और समझना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। और उसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सभी टॉपिक को डिटेल्स में एक बार परिचय कर लें, जिससे कि जो भी इसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में उसको हम लोग आसानी से डील कर पाएँ। तो एक एक करके हम लोग बेसिक रूप से स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आप आसानी से हर टॉपिक को समझ पाएंगे और उसे डील कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, जिसे हम लोग को पढ़ना है और चैप्टर का नाम भी आपका। तो यहाँ पे देखिए प्रोपोजिशनल लॉजिक दो टर्म से मिलकर बना होता है, आपका प्रोपोजिशनल और लॉजिक। यहाँ पे इस फ्रेज में दो वर्ड्स हैं, प्रोपोजिशनल क्या होता है और लॉजिक क्या होता है। और जब इन दोनों को हम लोग समझ लेंगे तो इन दोनों को शामिल करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपोजिशनल और लॉजिक बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द फ्रेज प्रोपोजिशनल लॉजिक इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स को कंपोज किया गया है, जिसमें एक प्रोपोजिशन है और दूसरा लॉजिक है। तो यहाँ पे चूंकि प्रोपोजिशंस में हम लोग को काफ़ी आगे डिटेल्स में जानना है, तो प्रोपोजिशंस को तो हम लोग देखेंगे ही डिटेल्स में। लॉजिक इसमें छोटा सा एक वर्ड है, इसको पहले से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि लॉजिक क्या होता है। अब लॉजिक की बात करेंगे तो इसको कहता है कि ये साइंस का रीजनिंग है। ये रीजनिंग आप पहले से जानते हैं, उसका नाम सुने हुए हैं कि रीजनिंग क्या होता है। और ये साइंस का रीजनिंग है जिसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मैथमेटिक्स में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। लॉजिक इज ए साइंस ऑफ रीजनिंग। लॉजिक क्या है, साइंस का रीजनिंग है। आगे और भी हम लोग कुछ पॉइंट को समझते हैं। जैसे इसमें कहा जा रहा है इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। यह क्या करता है, आपको मदद करता है समझने में, किसको, तो रीजन अबाउट डिफरेंशियल मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट के जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे उसके रीजन को समझने में जो मदद करता है उसी को बोलते हैं लॉजिक। आप सिंपल में ऐसा आप कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को समझने में हमें सहायता करता है लॉजिक। इसीलिए लॉजिक को साइंस का रीजनिंग कहा जाता है। और भी आगे इसे हम लोग बात करते हैं कि और क्या कह सकते हैं,
तो यहाँ पे देखिए, विथ रूल्स ऑफ लॉजिक वी वुड बी एबल टू थिंक अबाउट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। यानी कि आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लॉजिक रूल्स के साथ, यानी कि लॉजिक के कुछ रूल्स होंगे, उसके साथ आप एबल हो जाते हैं, आप सक्षम हो जाते हैं कि आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं। जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे उसको आप सोचने की क्षमता रखते हैं। किसके साथ? लॉजिक के साथ। अगर आपके पास लॉजिक है तो आप किसी भी स्टेटमेंट को, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट से ही नहीं, किसी भी स्टेटमेंट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसके बारे में सोच सकते हैं और उसके रीजन को समझ सकते हैं। ये है आपका लॉजिक। एंड फाइनली वी वुड बी एबल टू प्रूव और डिसप्रूव दोज मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। और उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को सोच करके, उसके बारे में समझ करके, उसके रीजन को देख करके हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे या डिसप्रूव कर पाएंगे ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है ही नहीं। तो प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए उसके रीजन को समझना पड़ेगा, और उसके रीजन को समझने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए। और लॉजिक क्या है? रीजनिंग ऑफ साइंस, जो आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स या किसी भी स्टेटमेंट को समझने के लिए सक्षम बनाता है। तो ये आप समझे लॉजिक क्या होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे वर्ड्स प्रोपोजिशंस के बारे में, कि प्रोपोजिशंस क्या होता है। लॉजिक के बारे में आप हल्का सा इंट्रोडक्शन समझ गए हैं कि लॉजिक क्या होता है। यह एक तरह का फ्रेज है या रीजनिंग ऑफ साइंस है, जो हमें सक्षम बनाता है किसी भी स्टेटमेंट्स के रीजन को समझने के लिए और उसको प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में समझते हैं कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू विच कैन असाइन वन एंड ओनली वन ऑफ द ट्रूथ वैल्यू। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू विच कैन असाइन वन एंड ओनली ट्रूथ वैल्यू, यानी कि एक ही ट्रूथ वैल्यू उसके पास हो सकता है, या तो ट्रू नहीं तो और फॉल्स। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या नहीं तो फॉल्स होगा। जैसे कि एक सेंटेंस आपको हम बोल रहे हैं सिट डाउन, तो ये कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। स्टैंड अप, ये कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। कम हियर, ये कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। तो फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, ये आपके मन में आ रहा होगा, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा कि वैसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो वन एंड ओनली वन ट्रूथ वैल्यू को असाइन कर सकता है, यानी कि एक ही वैल्यू को ले सकता है, या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोपोजिशंस। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे इन अदर वर्ड्स में कह सकते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वैसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, बट कैन नॉट बी बोथ। या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है। तो उस तरह के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग प्रोपोजिशंस बोलते हैं। तो प्रोपोजिशन समझ गए कि यह एक सेंटेंस है। किस तरह का सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके बारे में हम लोग आगे बात कर रहे हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो वैसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो सिर्फ ट्रू हो सकता है या नहीं तो फॉल्स हो सकता है, दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है। तो उस तरह के डिक्लेरेटिव सेंटेंस को प्रोपोजिशंस कहा जाता है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में देख लीजिए कि ये सेंटेंस दैट इज डिक्लेयरिंग ए फैक्ट, वैसा सेंटेंस जो कुछ ट्रूथ को, यानी कि कुछ सच्चाई को जो है ना आपके सामने डिक्लेयर कर रहा हो, प्रूफ कर रहा हो, तो उस तरह के सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अगर सेंटेंस ट्रू होगा तो उसके लिए टी यूज करेंगे, अगर फॉल्स होगा तो एफ यूज करेंगे। तो ये हम लोग आगे ट्रूथ टेबल में भी देखेंगे, टी और एफ। तो टी मतलब ट्रू और एफ मीन्स फॉल्स। एग्जाम्पल में आप बात करें तो इंडियाज कैपिटल इज न्यू दिल्ली, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली है। यह एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और इसका आंसर या तो आप ट्रू में दे सकते हैं या नहीं तो फॉल्स में। तो अगर ट्रू है तो आप टी लिखेंगे,
अगर फॉल्स है तो आप एफ लिखेंगे। और यह एक प्रोपोजिशन है। कौन सा प्रोपोजिशन? तो इंडियाज कैपिटल इज न्यू दिल्ली, यह एक प्रोपोजिशन है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 5, इट इज फॉल्स। ये आप देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे हम लोग तो उसका आंसर आपका 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू में क्या दिया गया है 5। तो ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 5 इज रॉन्ग, यानी कि ये फॉल्स है। तो आप आगे देख चुके हैं पहले, इससे पहले, या तो ट्रू हो या नहीं तो फॉल्स। वैसा कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है और वो या तो ट्रू वैल्यू लेगा नहीं तो फॉल्स वैल्यू लेगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है, तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रोपोजिशंस कहते हैं। अब आगे कुछ और बात समझते हैं कि कौन सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है या उसको प्रोपोजिशन हम लोग नहीं कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 3 हम लोग सेंटेंस लिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है व्हाट टाइम इज इट, तो ये कोई आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। क्या टाइम हो रहा है, अभी क्या टाइम है, तो ये कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। जैसे आप सेकंड एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि x + 1 इज इक्वल टू 3। देखिए ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। कभी कभी हम लोग जब x का वैल्यू जब 0 रख लेंगे तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे फॉल्स हो गया। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखते हैं और यहाँ पे 1 होता है तो ये वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये सेंटेंस जो है ना एक ही समय में ट्रू भी हो रहा है और फॉल्स भी हो रहा है। तो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन ये प्रोपोजिशंस नहीं है। प्रोपोजिशंस कहता है कि वैसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो सिर्फ एक ही वैल्यू रखेगा, या तो फॉल्स हो सकता है या फिर नहीं तो ट्रू हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। और यहाँ पे दोनों एक साथ हो रहा है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है बट नॉट प्रोपोजिशंस। नेक्स्ट आप समझेंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कैच माई बुक, मेरा बुक पकड़ो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैच माई बुक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये कोई प्रोपोजिशंस नहीं है। आप इसको कैसे कहेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है? तो वैसा सेंटेंस जो ट्रू और फॉल्स को जो है ना डिसाइड नहीं कर रहा है तो वो प्रोपोजिशंस नहीं होगा। आगे ऊपर में हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि प्रोपोजिशंस वही सेंटेंस होगा जो या तो ट्रू वैल्यू को रखेगा या नहीं तो फॉल्स वैल्यू को रखेगा, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी नहीं रखेगा। तो उम्मीद है कि आपको प्रोपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि वह डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू वैल्यू हो रखेगा या फॉल्स होगा, यानी कि या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकता, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रोपोजिशंस। इसके कुछ रूल्स है, उसको हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें एक रूल है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, इसमें क्या कहा जा रहा है ये आप पहले से जानते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जब इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे तो आपको ये बताना होगा कि कौन सा लॉ है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। देखिए इसमें कहा जा रहा है इफ ए प्रोपोजिशन इज नॉट ट्रू देन इट इज फॉल्स। तो ये आप पहले से जानते हैं, हम लोग प्रोपोजिशन जान चुके हैं कि प्रोपोजिशन होता है कि वह डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा, तो उसको हम लोग प्रोपोजिशंस कहेंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर प्रोपोजिशन ट्रू नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी कि ट्रू नहीं है तो क्या होगा, अब फॉल्स होगा। तो आप पहले से जानते हैं, तो इसी को लॉ बना दिया गया और इसको कहा गया लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। इसका एग्जाम्पल मतलब अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा और फॉल्स नहीं है तो ट्रू होगा। सिमिलरली इफ ए प्रोपोजिशन इज नॉट फॉल्स देन इट इज ट्रू, यानी कि वही सेंटेंस। तो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल का सेंटेंस क्या हुआ, अगर कोई प्रोपोजिशन सही नहीं है तो गलत होगा, और सिमिलरली इसी प्रकार से कोई प्रोपोजिशन अगर गलत नहीं है तो क्या होगा, सही होगा। तो इसी लॉ को लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल के नाम से जाना जाता है। एक और इसमें रूल है, उसको आप देख लीजिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें कहा जा रहा है कि अ प्रोपोजिशन कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली ट्रू और फॉल्स। कहा जा रहा है कि कोई भी प्रोपोजिशन
एक ही समय में ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता है। ट्रू भी और फॉल्स भी दोनों नहीं हो सकता है, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। तो देन इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन, यानी कि कोई भी प्रोपोजिशन एक ही समय में ट्रू नहीं हो सकता और फॉल्स नहीं हो सकता एक ही समय में, या तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। तो इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन कहेंगे। तो लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड समझ गए। एक्सक्लूडेड मिडिल में क्या कह रहा है कि प्रोपोजिशन अगर गलत हुआ, गलत नहीं है तो सही होगा, और सही नहीं है तो गलत होगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूडेड मिडिल। और सेकेंड में कहा जा रहा है कि अगर प्रोपोजिशन एक ही समय में ट्रू और फॉल्स वैल्यू रख रहा है तो प्रोपोजिशन है ही नहीं। तो कौन सा प्रोपोजिशन है? तो वैसा सेंटेंस जो कभी भी एक ही समय में ट्रू फॉल्स दोनों नहीं हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन। तो हम लोग अभी प्रोपोजिशन को समझे, और प्रोपोजिशंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इससे कुछ हम लोग होमवर्क करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोपोजिशन कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें कौन कौन से कनेक्टिव्स हैं, उसमें क्या ट्रूथ टेबल है, किस तरह से है। तो उसको हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी आपके लिए होमवर्क है। उस होमवर्क को आप करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है होमवर्क में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोपोजिशन। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन इसमें से प्रोपोजिशन है और कौन नहीं है। और प्रोपोजिशन आपको पहचानने के लिए ये देखना पड़ेगा वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जो किसी चीज के बारे में सच बताए, उसको बोलते हैं कि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे आप कह रहा है कि 5 × 2 इज इक्वल टू 11, ये सच बता रहा है कि ये फॉल्स है। देख रहे हैं ना, ये सच बता रहा है कि ये फॉल्स है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पे 5, तो ये कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, वो कुछ नहीं बता रहा है, ये एक नंबर है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल्सो इफ यू फाइंड द प्रोपोजिशन, आपको ये पता करना है कौन प्रोपोजिशन है, और स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये देखना है कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। इसमें 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, जैसे लंदन इज इन अमेरिका, Patna is a capital of India. Bihar, X is an even number, 7 is an odd number, 3 plus 9 is equal to 10. The only even prime number is 2. God bless you. 1 plus 1 is equal to 2 and 3 into 5 is equal to 16. तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन प्रोपोजिशन है और कौन नहीं है। और उसके बाद ये भी बताना है कि अगर प्रोपोजिशन है तो वो प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इतना हम लोग लेक्चर 1 में कंप्लीट किया। लेक्चर 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स को देखेंगे प्रोपोजिशन को, और उसके बाद कनेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है मैथ्स में, तो आप इसे होमवर्क करके और तब नेक्स्ट लेक्चर को ही आप शुरू करेंगे।